नमस्कार। भारत इको फ्यूल डीपीएल 4 के इस मंच पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान रायपुर में इसमें हम पहुंचे और यहाँ पर जेएसआर प्रोडक्शन हाउस और जेएसआर स्टूडियो के इस मंच पर पॉडकास्टिंग के रूप में आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में हमारे बीच में है श्री संतोष बडोनी जी, जो मुख्य संरक्षक है डीसीडीसी बोर्ड के। और ये जितना भी इस प्रतियोगिता को आयोजन करने में जो मुख्य भूमिका है वो आदरणीय श्री बडोनी जी के नेतृत्व में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो साथ में हमारे बीच में है डॉक्टर शिव कुमार दादर साहब, विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के प्रांत विमर्श प्रमुख हैं और सोशल मीडिया के क्षेत्र में अगर बात करें तो एक बड़ा नाम डिजिटल वाला और बहुत सारी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पर बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया के चीज़ों को समझते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो साथ ही हमारे बीच में है एक और शख्सियत, जिला पंचायत सदस्य पठूर पौड़ी गढ़वाल से श्रीमती प्रमिला बलूनी जी। और आप अक्सर जानते होंगे कि हमारे बलूनी कार्गो से जो हमारे मधुसूदन बलूनी जी हैं, आप उनकी धर्मपत्नी हैं और इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आज चर्चा करेंगे हम अपने तीनों मेहमानों से। और चूंकि मंच सज चुका है और यहाँ पर लगभग पूर्व में माननीय वन मंत्री जी इस पॉडकास्टिंग में आ चुके हैं और साथ ही हमारे टाइटल पार्टनर जो हमारे भारत इको फ्यूल से भी हमारे मेहमान पांडे सर और मैडम प्रियंका यहाँ पर जुड़ी हैं। तो आज फिर से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। आज सबसे पहले मैं संतोष बडोनी सर से मुखातिब होता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन आप लोग करते हैं और इतने बड़े स्तर पर क्रिकेट को प्रमोट करते हो, साथ में जो है इतने एक महासंगम सा होता है उत्तराखंड में अगर क्रिकेट की बात करें तो किस तरह से आप लोगों का ये आयोजन रहता है सर? आयोजन जो है बड़ा होता है या इतना बड़ा आयोजन इतने टाइम से चल रहा है। मैं 2003 से इसमें एंगेज हूँ। ये क्रिकेट कप बनाने से लेके फिर जो डिपार्टमेंटल लीग हुई उसके बाद उसके भी 7-8 संस्करण हुए, अब 4 संस्करण डिजिटल के हो गए हैं। तो ये आयोजन एक्चुअली होता है आप लोगों के जो खिलाड़ी हैं उनके पैशन से, जो खिलाड़ियों का पैशन है, जो उनका खेल के प्रति जुनून रहता है, जो काम के साथ साथ, वो इन आयोजन का मेन फोर्स है। उसके बाद हम लोग तो आयोजन करता है, कुछ फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, वो एक छोटा पार्ट होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो खिलाड़ी, हमारे कर्मचारी जितने खिलाड़ी हैं प्रदेश में, उनके खेलने का पैशन इसका खास कारण है जो इतने बड़े आयोजन हो। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा एक बड़ा आयोजन आप यहाँ पे करवा रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ चूंकि आप शासन पे भी सचिव स्तर से आप पूरे शासन को भी देखते हैं और उत्तराखंड की जितने भी बहुत सारे जो योजनाएं परियोजनाएं होते हैं उनको भी संचालित आप समय समय पर करते हैं। इस समय भारत इको फ्यूल डीपीएल 4 जो एक तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक तरह से घोषित किया गया और उसमें एक पेड़ माँ के नाम और क्लाइमेट इन योर हैंड जैसे स्लोगन जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना रहा है या माननीय मुख्यमंत्री का सपना रहा है या हमारी उत्तराखंड सरकार का जो सपना रहा है और उसको धरातल पर उतारने का काम जिस तरह से डीपीएल के माध्यम से डीसीडीसी बोर्ड कर रहा है, आप किस तरह से लेते हैं सर? बहुत जरूरी है। डीसीडीसी हो या और भी कोई जैसे भी छोटे सांस्कृतिक सामाजिक कोई भी आयोजन हो, तो पर्यावरण का मसला सबसे इम्पोर्टेंट मसला आज हो गया है। कारण यह है कि पर्यावरण की कोई बाउंड्री नहीं है। अरब में कोई दिक्कत आएगी पर्यावरण में तो उसकी हिंदुस्तान में हवा खराब होगी जरूर, क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप एक जगह का मसला नहीं है और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसला है ये। जैसे खेल अंतर्राष्ट्रीय मसला है, वैसे पर्यावरण बहुत अंतर्राष्ट्रीय मसला है। और जो हम अभी देख रहे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में, हमने देखा जो इतनी टूट फूट हुई। हिमालय खास तौर से गढ़ है एक कच्चे पहाड़ का जो बहुत फ्रेजाइल है, जिसमें बहुत सावधानी से रहने, बसने, चलने फिरने सबकी बहुत सावधानी की जरूरत है। सड़कें बनाने से लेके फिर पेड़ पौधों को कैसे रखना है, गलत पेड़ पौधों को कैसे हटाना है, वो सब, नदियों को कैसे संरक्षण करना है, धारे नौले गदेरे उनको कैसे ठीक करना है, इस सब की जागरूकता। पौधे लगाना तो एक छोटा काम उसमें है, लेकिन पर्यावरण, रेत बजरी पत्थर कैसे उठेगा, कैसे चलेगा, उसका मूवमेंट कैसा होगा, ये सब चीज़ में बहुत जागरूकता की जरूरत है। डीपीएल ने इसको बहुत शुरू से किया है। इस बार आप लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाए मसूरी वाले ट्रैक पर जी, जो बहुत शानदार आयोजन था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सब जागरूकता है ये हर बच्चे छोटे बड़े को चाहिए, क्योंकि आज आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो पर्यावरण बदल रहा है, हमारे छोटे बच्चे 40 साल के 20 साल के बच्चों में हार्ट अटैक की नौबत आ रही है और बड़ी गंभीर समस्या है।
तो खेल के साथ साथ पर्यावरण एक ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको जो जिंदगी भर, आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा। व्यायाम और पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो स्वस्थ जीवन होगा और बहुत कम हमारे हेल्थ सिस्टम पर बर्डन होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो जागरूकता है खेल के साथ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप सब लोगों के लिए इसका साधुवाद, जो आप लोगों ने अच्छा काम किया है, मैं उसकी बधाई देता हूँ अपने साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार डाडर साहब हैं और डॉक्टर साहब जो है बेसिकली विश्व हिंदू परिषद जैसी बड़ी संस्थान से जुड़े हुए हैं और प्रांत प्रमुख भी हैं। इसमें तो एक प्रांत प्रमुख की भूमिका और साथ में आप सोशल मीडिया के को भी बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं, लोगों को हैंडल कराना सिखाते भी हैं। तो मैं चलूंगा सीधे डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, जिस तरह से ये इवेंट चल रहा है और जिस तरह से पर्यावरण की बात चल रही है, जिस तरह से फिट इंडिया मूवमेंट की बात चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री का एक और सपना रहा है कि अगर हिंदुस्तान का हर युवा, हर कर्मचारी वर्ग जो फिट रहेगा तो अच्छे कार्य कर सकता है अपने इंस्टीट्यूशन में और जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है वो बेहतर कर सकता है। तो आज के दौर पे अगर मैं देखूं तो सोशल मीडिया से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव भी आ रहे हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़ के लोग जो है फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आप सोशल मीडिया को और ये फिट इंडिया मूवमेंट को लेके सोचते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से? सर, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा इतने बड़े आयोजन के लिए। और कई बार जब हम ऐसे आयोजन करते हैं और प्रायोजकों को लेते हैं, स्पॉन्सर्स को लेते हैं, तो कई बार कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। लेकिन मैं DCDO से पिछले 2-3 माह से जुड़ा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य स्ट्रेटेजी के पार्ट में भी। तो मैंने जो देखा है, कथनी करनी में आप लोगों की कोई फर्क नहीं है। तो आपने यदि पर्यावरण के मुद्दे को अपना विषय बनाया है तो आपने उसे करके भी दिखाया है। यदि आपने प्लांटेशन की बात करी तो आपने एक विषम परिस्थिति में जाके और पूरी टीम ने जाके सारे पौधे वहां पे एक पौधा माँ के नाम लगाया है। तो आपने उस करनी को सिद्ध भी किया है। बस मेरा इसमें एक ये सुझाव है कि यदि आप लोग इसमें, क्योंकि ये मैसेज अभी तक हमारे पास 35 से 45-50 के वर्ग के बीच में जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इस आयोजन में हमें युवा शक्ति को भी और इसमें सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम युवाओं को खेल से जोड़ेंगे तो आपके उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा जो आपने मुझसे किया था। क्योंकि यदि युवा के पास खेलने को नहीं है तो उसके पास सिर्फ मोबाइल है। जी बिल्कुल। तो यदि हम युवा को खेल से जोड़ेंगे इस देश में तो फिट इंडिया मूवमेंट अपने आप ही कारगर साबित हो जाएगा। तो हमें ये जो आपने खेल का आयोजन किया है, तो इसको मैंने आपको एक सजेशन भी दिया था कि DPL युवा यदि हम एक वो भी लॉन्च करें और हम लोग युवाओं को भी इसमें शामिल करें, और तो मेरे हिसाब से ये एक नए भारत को, एक नए उत्तराखंड को जन्म देगा। और भारत फिट रहेगा तो भारत प्रोग्रेस भी करेगा। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैसे विश्व शक्ति बन चुका है, तो हमारा उत्तराखंड भी अगर राष्ट्रीय पटल पे आ जाए फिटनेस के मामले में। आपने कल स्वच्छता अभियान भी करा, तो आप लोग, मतलब आपकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। तो ये इस बात के लिए मैं आपको बहुत सराहना देता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे तो DCDO से बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा आप इस सभी लोग और जुड़े, और जितने भी आपने SNS एनर्जी है, भारत इको फ्यूल्स है, इको क्रूज है, जितने भी आपने स्पॉन्सर्स भी लिए वो भी सब वो हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा में कैसे न कैसे अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप पूरे भारत के मूवमेंट को धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और हमारे बीच में चूंकि उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड का निर्माण जो हुआ है वो मातृ शक्ति के दम पे हुआ है। और मातृ शक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मातृ शक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे बीच में परम आदरणीय श्रीमती प्रमिला बलोनी जी हमारे बीच में है और जो जिला पंचायत सदस्य हैं इसमें पौड़ी गढ़वाल से। और चूंकि पहाड़ों में इसमें आपदा ने बहुत कुछ किया और बहुत चीजें झेली वहाँ के हमारे लोगों ने, तो इस बार जिस तरह का मौसम रहा, जिस तरह का गांव में गधेरे जो आए, जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई और यूं कहे कि बहुत सारा नुकसान भी हुआ हमारा, तो पर्यावरण अगर चूंकि ये DPL पर्यावरण को समर्पित है, तो क्या हम कर सकते हैं गाँव में कि अगर हमारा जो जिस तरह के गाढ़ गधेरे हैं उनको सुरक्षित रखें और साथ ही जो है अपने जो भूमि कटाव होता है उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं मैडम? पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और पूरी टीम को बधाई देती हूँ। अब बाकी जैसे आप लोगों ने अभी गांव की बात छेड़ी, तो मैं तो गांव से जुड़ी हूँ, मेरा जन्म भी गांव का ही है, पढ़ाई लिखाई सारी गांव की है। तो
तो जैसे आजकल अभी आपदा इतनी आई पहाड़ों में, तो हम लोगों को एकजुट होके आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाके वहाँ की सारी समस्या को लानी चाहिए। देख हमको यहाँ के सब मतलब अपने बड़े बड़े जो नेता हैं उनके सामने ये बात रखनी चाहिए कि हमारे पहाड़ों में भाई इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतना मतलब आपदा प्रभावित इतने क्षेत्र हो गए, जैसे अभी चमोली में इतना जी जी जी। हुआ, हमारी साइड भी बहुत हुआ, पूरी रोडें खराब हो रखी है। हमको डेली कॉलें आ रही हैं कि भाई हमारे रोड खुलवाओ, तो हम लगे हैं उस पर। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मेरे पास जो पद आया उस पर खरी उतरूं और मैं अपने मतलब पहाड़ों के लिए जो भी काम मुझसे हो सके जी, सब करूंगी। बिल्कुल। आज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है एक जिम्मेवारी भी आ जाती है। और जो चूंकि अमूमन आज तक हमने देखा है कि अगर जो पंचायत चुनाव की या पंचायत प्रतिनिधियों की बात करें तो जरूर महिला प्रधान होती थी, महिला जिला पंचायत सदस्य होती थी, लेकिन उसको आज मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा परिस्थितियां एकदम उलट हो रही हैं। आज जो महिला अगर जिला पंचायत सदस्य बन रही है, प्रधान बन रही है, तो वो आगे आकर उसको नेतृत्व भी कर रही है, तो ये अच्छी बात है। और मैं बिल्कुल, क्योंकि गांव में लगातार समस्याएं आती रहती हैं, बहुत सारी आपके पास समस्या भी आएंगी, तो क्या कठिनाई आती हैं अगर आपके पास जो कोई अगर क्षेत्र का या वहाँ का निवासी कोई समस्या आपके पास आती है, तो उसके निराकरण में क्या क्या कठिनाई आपको महसूस होती हैं? देखो जैसे अभी तो 1-1.5 महीने पहले चुनाव हुआ, मैं जी। खुद गांव का भ्रमण कर रही, 1 महीना में पूरे गांव में रही, तो मेरे को लगा कि पहाड़ में जो रह रहे हैं तो उनके लिए कितनी दिक्कतें हैं। तो जैसे चढ़ाई चढ़ना उतरना जाना आना, रोड इतनी खराब है कि हम आर पार नहीं कर पाए। तो मेरे पास जो भी समस्या आ रही है मैं सबको सांत्वना तो दे ही रही हूँ कि मैं करूंगी, जहाँ तक हो सकेगा मैं जाऊंगी और तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मेरे को अपने 5 साल मतलब डट के काम करना है उन लोगों के लिए, और जितना भी हो सके जी बिल्कुल। आप के बातों से लगता है कि निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र की समस्याओं को आप जरूर सही जगह पर पहुंचाओगे। एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ी विकट समस्या रही। मैं बीच में आपके क्षेत्र में भी गया था और वहां पर मैंने भी काफी भ्रमण किया। एक समस्या पूरे गढ़वाल की है, अगर मैं विशेषकर करूँ पौड़ी की, तो पौड़ी की सबसे बड़ी समस्या है पलायन की। हाँ जी। तो पलायन, वैसे तो चर्चाएं बहुत होती है, हमारे जो है 5 स्टार होटल में चर्चाएं होती है, हमारे विधानसभा में चर्चाएं होती है, शासन स्तर पर चर्चाएं होती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है कि क्या मतलब पलायन, क्या कारण है कि आज भी पलायन रुक नहीं पा रहा है? देखो गांव की समस्या ये है कि एक तो गांव में भी रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। जी रोज अगर हमारी साइड रोजगार खुल जाए, अच्छा कोई मतलब समूह से ही जुड़ जाए, लोग समूह से ही काम कर लें, तो प्लान अपने आप ही रुक जाएगा। अब जब गांव में जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे की कमी है, तो लोग प्लान करके बाहर तो जाएंगे। मैं भी 17 साल चंडीगढ़ रह के आई। अब 2012 में मैंने देहरादून में शिफ्ट हुई। तो जब चंडीगढ़ रहे तो हम छुट्टियों में ही जाते थे, ज्यादा जा नहीं पाते थे। पर जब से मैं देहरादून आई तो मैं हर महीने 2-3 चक्कर गांव में जरूर लगाती हूँ। मैंने गांव में अपना मकान उकान सब सही करा, तो मेरे हस्बैंड को भी गांव से बहुत लगाव है, हम और बच्चों को भी मेरा। तो प्लान का मतलब ये है कि अगर गांव में हमारे रोजगार खुल जाए युवाओं के लिए, गांव की माताओं के लिए, बहनों के लिए कुछ रोजगार खुल जाए, अच्छा रोजगार खुल जाए, तो प्लान अपने आप ही रुक जाए। जी बिल्कुल। इसमें मैं एक और क्योंकि मैं अभी तक गांव तक पहुंचा था, गांव से शासन की तरफ पहुंचता हूँ। आदरणीय संतोष बुडनी सर है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि जो समस्याएं, जमीनी हकीकत जो आपने बयां की है, शासन स्तर पर चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन कैसे रुकेगा पलायन अगर पहाड़ों की आप दिखा दें? पलायन जो है आप रोक नहीं सकते। कारण ये है कि जब भी इनकम का, आय का अंतर होगा, जी सर। माना हमारे यहाँ मजदूरी गांव में 200 मिलती है, उसको दिल्ली में 700 मिली, तो दिल्ली काम करने जाने वाला है। दिल्ली वाले को अगर कलकत्ता में 800 मिला तो वो कलकत्ता जाएगा। जी तो पलायन हर जगह से कुछ ना कुछ होता है। भारत से बाहर भी बहुत होता जी है, जी जी या किसी विकसित देश से किसी विकसित देश में होता है। पलायन तो एक प्रक्रिया, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा तेज हुई। उसका कारण ये है कि हमारे पहाड़ों में जो पहले गतिविधि थी, चाहे खेती हो, बाड़ी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो सब थोड़ा ज्यादा था। हम लोकल पत्थर से घर बनाते थे। अब आप यहाँ से ईंट ले जाते हो, मिस्त्री भी यहीं से जाता हाँ है, जी जी बिल्कुल। और आप अपनी तनख्वाह का 10,000 भी शायद गांव में खर्च नहीं कर खर्चे सकते में यहाँ सही। बैठकर। जी जी तो जब तक वो काम हम नहीं करेंगे खुद जाकर, और हम रहना शुरू नहीं करेंगे, हम वहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम लोकल मटेरियल नहीं यूज करेंगे, लोकल आदमी का लेबर नहीं यूज करेंगे, तो वो तब तक वहाँ कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात कि हमारे बच्चे जो है अधिकतर नौकरी माइंडेड हैं, वो कुछ काम करने को अभी तैयार हुए नहीं अच्छे से।
कि हम खेती हॉर्टिकल्चर करें, हम मछली बेच लें, हम मछली का तालाब बनाएं, मुर्गी पालन कर लें, कुछ और काम कर लें, उसके बजाय वो नौकरी या एक काम मजदूरी उस पे ज्यादा फोकस है। एक जी आसान तरीका है उनके लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप की कमी दूसरा बड़ा मसला है, और वहाँ पैसा नहीं है, ये दूसरे उसमें इकोनॉमी नहीं बची, गांव की इकोनॉमी खत्म हो गई जो पहले थी। हम इस जो राशन चलता था, आप ये समझिए कि हमने अपने बचपन में ढाकर भी देखी है, हाँ। ढाकर के बाद बार्टर भी देखा कि लेने वाला सामान वहीं जाता वहीं था, जाता लेके जाता था, वहीं राशन जाता। लेके वापस आता था। हाँ, बार्टर तो सिस्टम वो इकोनॉमी थी कि वो स्ट्रांग इकोनॉमी थी, लोग हमारे पास आ रहे थे ना आ रहे सामान लेके। सही बात तो वो अब खत्म है। अब हमारे तो अरहर की दाल हो, चाहे नमक की जी, पुड़ी हो, जी, चाहे जी। दूध की पुड़िया हो, सब बाजार से आ रही है। है। तो हाँ, हमने जो अपना उत्पादन खोया, अपनी आय खोई, उसके कारण से थोड़ा ज्यादा समस्या हुई है मुझे लगता है। और दूसरी बात है कि जहां जहां उत्तरकाशी के कुछ इलाके हैं, और ये पुरुला के कुछ इलाके हैं, जौनसार का कुछ क्षेत्र है, तो वहां अब 10-10, 20-20 लाख के किसान है, 30 लाख के भी किसान है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह वैसा रह गया है। तो अगर अच्छे से करेंगे, सरकार भी उसमें अगर प्लान और अच्छे लोगों को चयनित करके शुरू करे, तो उसी से एक बिजनेस व्यवसाय की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लैंसडाउन का एक बहुत ही बड़ा इलाका है, हमारे आप गट्टू घाट देखेंगे, जी जी अब जी। वहां से पलायन नहीं होगा। हाँ, कारण ये है कि एक स्ट्रॉन्ग टूरिज्म इकोनॉमी बन गई लोकल की। तो इस तरह कुछ से ना कुछ देश होना हाँ, चाहिए। कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, हाँ कुछ ना कुछ इकोनॉमी का जरिया वही होना पड़ेगा, तभी पलायन में थोड़ा कम हो। जी बिल्कुल। आज मानव जो सभ्यताएं रही हैं, तो पलायन मानव का स्वभाव रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पलायन होते रहे हैं, होता ही और देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चलता रहा है। लेकिन एक प्रश्न फिर भी खड़ा होता है कि अगर पलायन नहीं रुकता है, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, चूंकि आप यहाँ पे काफी इस चीज को महसूस भी करते होंगे, पलायन नहीं रुकेगा तो पहाड़ कैसे बचेंगे? ये एक ज्वलंत प्रश्न है। देखिए सर, पलायन विषय नहीं है प्रदेश। हम लोग काफी बौद्धिक स्तर पे हम विमर्श करते हैं, क्योंकि विमर्श मेरा विषय है। जी तो हमें इसको दिल्ली बनाने की जरूरत नहीं है उत्तराखंड। हम अगर इसको इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे तो फिर ये आपदा आती रहेंगी आपकी। हम इसको कृषि प्रधान प्रदेश क्यों नहीं बनाते? हम इसे टूरिज्म प्रधान, रिलीजियस टूरिज्म, हमसे बेटर चारों धाम, हम उसके लिए क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं? हम जबरदस्ती इसको यहाँ पे इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप क्यों लाना चाहते हैं? उससे आपकी रोडें तो बनेंगी, लेकिन आपके पहाड़ खिसकेंगे। जी तो भले ही अगर वहां रोजगार हो भी जाएगा, तो अचानक से 1000 लोग चले जाएंगे, एक बादल फटेगा। जी। तो हमें इस प्रदेश को विकसित तो करना है, मगर वही जो आपकी जो थीम है ना कि पर्यावरण के अगेंस्ट जाके नहीं करना। तो यदि सरकार का इस प्रति मतलब हमें इस प्रदेश को नंबर 1 इंडस्ट्रियल स्टेट या नंबर 1 जीडीपी बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग स्विट्जरलैंड गए होंगे, जी जी स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत है अपना उत्तराखंड। जी जी जी। और तो अगर हम चाहें तो अगर टूरिज्म बेस अगर बना ले सर इसको ना, प्रॉपर जी, टूरिज्म, जी। क्योंकि टूरिज्म अभी सर उत्तराखंड में आप जानती हैं अनऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। और जो 4 धाम की भी ज्यादातर टिकट है वो दिल्ली के टूर ऑपरेटर बैठ के बना रहे हैं। राइट। ठीक है, तो हमारे यहाँ के लोग सिर्फ एज ए लेबर काम कर रहे हैं उसमें। तो यदि हम टूरिज्म को ही ऑर्गेनाइज कर दें, पलायन रुक जाएगा सर, मेरा तो ये मानना। चलिए, तो आज चर्चा में काफी कुछ निकल गया है। कुछ प्रश्न आज भी अभी भी अबूझ हैं, लेकिन ये प्रश्न खड़े हमेशा रहेंगे और उसके उत्तर भी समय समय पर ढूंढते रहेंगे। चाहे ग्रामीण स्तर की बात हो, गांव से हम भी ढूंढ सकते हैं, और शासन स्तर की बात हो तो उस स्तर पर भी हम इन समस्याओं का निराकरण जरूर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और सोशल मीडिया के हमारे स्पेशलिस्ट हैं, आपने भी काफी अच्छी बातें यहाँ पे सुझाए, और उन सुझावों को लेकर हम चलेंगे। तो डीपीएल और डीसीडीसी बोर्ड इन सभी प्रश्नों को लेकर आगे आने वाले समय पर जब डीपीएल 5 आएगा या डीपीएल 6 आएगा, इन प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेगा, और साथ ही जो है उनके निराकरण के लिए प्रयास भी करेगा। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों से पुनः धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर, और विशेषकर धन्यवाद दूंगा यहाँ पर हमारी पॉडकास्टिंग टीम यानी जीएसआर प्रोडक्शन हाउस और जीएसआर स्टूडियो का। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।